चलिए बेटा, जब हम लोग लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लिविंग्स। हम लिविंग्स की बात कर रहे हैं, राइट? जब हम लिविंग्स की बात करते हैं, एक सेकंड, एक एक मिनट बेटा, एक सेकंड। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जब हम लोग लिविंग्स की बात करते हैं तो आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज समझ में आनी चाहिए कि लिविंग्स होते क्या है। बिकॉज लिविंग वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें लिविंग्स के बारे में समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट। लिविंग्स की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, इस चैप्टर के अंदर आप जो टॉपिक्स देखेंगे दैट इज, आप सबसे पहले लिविंग्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक आएगा दैट इज टैक्सोनॉमी ऑफ सिस्टमैटिक, फिर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, एंड लास्ट आपका जो आएगा दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स आएगा। सबसे पहले आज हम जो देखेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द लिविंग्स। हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, राइट? सपना एंड उत्कर्ष। देखिए बेटा, लिविंग्स अगर आपसे बात की जाए, सपना एंड उत्कर्ष, आप दोनों से मैं अगर एक बात करूं कि लिविंग्स को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? कैसे आप बताएंगे कि कोई लिविंग है और नॉन लिविंग? कैसे आप उन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे? एनीवन? सपना, उत्कर्ष, बेटा आप में से कोई ट्राई करेगा कि अगर आपको बताना हो कि आप लिविंग हैं तो कैसे आप समझाएंगे? हाउ यू विल एक्सप्लेन दैट यू आर लिविंग, एंड जो दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स है उनसे आप कैसे ज्यादा बेटर, कैसे बता सकते हैं? एनी गैस? सपना, उत्कर्ष एंड आशिता, एनी गैस बेटा? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मुझे करेक्ट आंसर दो, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप मुझे एक आइडिया बताइए। दिस इज अ क्लास। क्लास के अंदर जरूरी है कि आपका रेस्पॉन्स आना इंपॉर्टेंट है। आपको मुझे बताना जरूरी है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या कोई डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दैट इज फर्स्ट डे, आई अंडरस्टैंड। हो सकता है आप शायद बात करने में थोड़ा सा हेजिटेट हो, बट जब तक आप लोग मुझे समझाएंगे नहीं बेटा, जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं, हाउ वुड आई नो कि आपको पता चल रहा है, राइट? आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट है कि आप मुझे एक बार बताएं। मैं आपसे जो एक बात पूछ रहा हूँ, सभी से मेरी बात है। आशिता, यू ऑल्सो, आप पहले की क्लासेस में भी रह चुके हो। एंड सपना, यू ऑल्सो। आशिता, इट डजेंट नेसेसरी कि आप कैमरा ऑन करो, सुनेंगे बच्चे। यू कैन टर्न ऑफ योर कैमरा। So living organisms show हाँ बेटा। certain specific characteristics, लाइक uh, लाइक व्हाट? which forms the basic of identification. इसके identification से ये पता चलता है कि किस टाइप का ये living beings है. ओके, आइडेंटिफिकेशन से पता चलता है किस तरह का लिविंग बीइंग है। Just like sir, reproduction, metabolism, these types, ओके, living, non-living, दैट इज and ओके। growth. ओके, ओके, चलिए ठीक है। देखो बेटा, जब हम लोग लिविंग्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें लिविंग्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग्स, हमें पता होना चाहिए कि भाई लिविंग है तो ये क्यों है, राइट? और कोई अगर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है तो ये इससे अलग क्यों है। अगर मुझे ये रीजन ही नहीं मालूम कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग्स को लिविंग बनाती हैं और नॉन लिविंग में वो चीजें नहीं होती, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, राइट? जब आप लिविंग्स की बात करते हो तो लिविंग्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपकी आती हैं दैट इज आपकी रिप्रोडक्शन थी। ये हम एनसीईआरटी की अभी बात कर रहे हैं जो आपकी दे रखी है। आपके रिप्रोडक्शन के अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिलता था दैट इज, इसके अलावा ग्रोथ जो आपको यहाँ नजर आती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मेटाबॉलिज्म, ये इसमें नजर आती है। इसके अलावा सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस, कॉन्सिक्वेंसनेस दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, ये नजर आती है। एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज नजर आती है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज, ये चीज आपको यहाँ पे नजर आई। ओके, अब सपना, उत्कर्ष
एंड आशिता एंड जो बच्चे अभी और आए हैं, दैट इज उत्सव, यू ऑल्सो। बेटा ये जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे बताए लिविंग्स में, क्या इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कोई भी पॉइंट आपको नॉन लिविंग के अंदर नजर आता है? क्या कोई नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन कर सकता है? क्या वो ग्रोथ शो कर सकता है? क्या उसमें मेटाबॉलिज्म होगी? क्या उसमें सेंसिटिविटी शो होगी? या उसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बोले तो उसके अंदर सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, क्या ये चीजें प्रेजेंट होंगी? आपका आंसर आएगा दैट इज नो, राइट। ये सारी चीजें आपको नॉन लिविंग के अंदर नजर नहीं आती। ये सब की सब चीजें आपको नजर आएंगी दैट इज ओनली फाउंड इन अ लिविंग बीइंग्स। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके लिविंग्स नॉन लिविंग से अलग हो गए, राइट। अब अगर मैं किसी एक लिविंग की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट अ बैक्टीरिया, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल होती है आपकी, प्रोकैरियोट से सिंपल वन है, ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। या मैं अगर एक बात करूं प्लांट सेल, ये आपका यूकैरियोट है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। मेरी बात को ध्यान से समझना, ओके। या इफ आई टॉक अबाउट एनिमल्स है, अगर मैं किसी एनिमल की बात करूं, ह्यूमन की बात कर लेते हैं, एनिमल्स में वी आर ऑल्सो वेल डेवलप्ड। सो बच्चों, एक बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन भी शो करेगा, ये ग्रोथ भी शो करेगा, इसमें मेटाबॉलिज्म भी होगी, ये सेंसिटिविटी भी शो करेगा, एज वेल एज इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी मिलेगा। प्लांट की भी अगर आप बात करोगे तो इट विल आल्सो शो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिक्वेंसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेम इन ह्यूमंस अगर हम बात करेंगे तो उनमें भी यही सारी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। मतलब अगर हम किसी लिविंग की बात करते हैं तो चाहे वो आपका एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, या एक वेल डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी के अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। यू विल सी ऑल दीज प्रॉपर्टीज, सभी के अंदर ये प्रॉपर्टीज आती है। सो दैट इज, ये क्या हो गए आपके सारे के सारे लिविंग हो गए। सपना एंड बाकी बच्चों, ये बात समझ में आई पहले वाली? यस सर। राइट। आशिता, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? उत्सव, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आशिता प्लीज टेल मी। ओके, ठीक है उत्सव बेटा, ओके ग्रेट ग्रेट। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। हमने ये देख लिया कि ओके दैट इज आपका लिविंग के अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं, दैट्स वाई हमारे लिविंग नॉन लिविंग से अलग, चाहे वो कोई भी हो लिविंग। अब टेल मी वन थिंग, क्या ये कैरेक्टर्स वायरस के अंदर नजर आएंगे? अगर नजर आते हैं तो फिर मैं वायरस को लिविंग के अंदर क्यों नहीं रखता? वाई वायरस इज कंसिडर्ड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। एनीवन, एनी आइडिया बच्चों? यू कैन गिव योर व्यूज, आप अपने व्यूज बता सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे करेक्ट आंसर ही दो, राइट। सपना एंड सभी बच्चों से मैं ये बात कर रहा हूँ, सब आशिता, सभी से मेरी बात ध्यान से समझना। जब मैं आपसे कोई बात पूछता हूँ, मेरे मतलब ये नहीं है, इट डजंट सेंस कि आपको करेक्ट आंसर ही देना है। आई एम जस्ट आस्किंग, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर व्यूज, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर ओपिनियन। आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस चीज को लेकर। सो प्लीज टेल मी, अगर वायरस के अंदर क्या ये पहले, सबसे पहले पहला क्वेश्चन, क्या वायरस के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आएंगे जो मैंने आपको बताए यहाँ पे, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिक्वेंसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये सारी चीजें शो करता है वायरस? एक बार सोचो, मैं बता। हाँ बेटा, ओके, आई एम गेटिंग सम आंसर हियर। ओके उत्सव से यस सर, ओके ओके उत्सव, ठीक है बेटा, गुड। बाकी बच्चों, सपना, क्या ये प्रॉपर्टी सारी की सारी आपका वायरस शो करेगा? यस सर, करेगा। करेगा, ओके बेटा, ओके करेगा, ओके यू सेड करेगा, ठीक है बच्चे। आशिता, व्हाट अबाउट यू, आपका कोई ओपिनियन, एनी एनी आइडिया बेटा, करेगा कि नहीं करेगा? बिकॉज मैं आपको एक यहाँ पे एक रीजन बताऊंगा जिस वजह से आपको क्लियर हो जाएगा कि वायरस इज कंसिडर्ड एज अ लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये चीज आप जानते हो, लेकिन ऐसा क्यों है ये आपको समझ में आ जाएगा। चलो ओके बेटा, अब समझना मेरी बात। एक वायरस की अगर मैं बात करूंगा तो वायरस में रिप्रोडक्शन भी होगा, ये अपनी कॉपीज बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, नए वायरस सेल्स भी बनाएगा। इसके अंदर ग्रोथ भी होगी, ऑब्वियसली जब रिप्रोडक्शन होगा तो ग्रोथ भी शो करेगा ही करेगा, ठीक है।
देन इसके बाद इसमें मेटाबॉलिज्म भी शो होगी। मेटाबॉलिज्म बोले तो इसके अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस भी होंगी, ये भी सही बात है। ये सेंसिटिविटी भी शो करेगा, इट विल शो द सेंसिटिविटी आल्सो, कॉन्सिक्वेंसनेस भी शो करेगा। बट बेटा वायरस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जब बात आएगी, इस बात को ध्यान से समझना, जब भी वायरस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वायरस के अंदर सेल है या नहीं, इसकी बात जब भी आएगी तो हमेशा याद रखना ये एब्सेंट होता है। वायरस के अंदर कभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिलता। आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल पढ़ा था ये चैप्टर, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, याद तो होगा। चैप्टर का बाद नाम तो सुना ही होगा इस चैप्टर का 9th क्लास में, से यस राइट, ये चीज आपने देखी होगी। एक सेकंड बेटा, समवन इज हियर, कोई है, मैं एक बार देखता हूँ, डोर पे है मेरे। डिस्टर्बेंस, समवन इज देयर, कोई था मेरे यहाँ पे, अभी आया हुआ था। सो बेटा अब मैं जो आपको बात बोल रहा था, मेरी ध्यान ध्यान समझना। हमने देखा वायरस रिप्रोडक्शन भी शो करेगा, वायरस में ग्रोथ भी होगी, वायरस में मेटाबॉलिज्म भी होगी, और वायरस सेंसिटिविटी भी शो करेगा। लेकिन वायरस के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इट इज एब्सेंट इन वायरस। इस बात को ध्यान से समझना। जब भी वायरस की बात होती है ना बेटा, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के आगे वाला जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आएगा, तो वहां भी ये चीज पढ़ेंगे आप। वायरस के अंदर जब भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, जो मैंने आपसे अभी पूछा, 9th क्लास में आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें एक टॉपिक था सेल थ्योरी। और इस सेल थ्योरी में बेटा आपको एक आ गया था कि ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, राइट सपना, आशिता, राइट बच्चों, उत्कर्ष, आपने ये चीज देखी थी, सेल जो होते थे सेम काइंड के सेल्स, राइट बेटा, है ना, सेम काइंड के सेल्स क्या बनाते थे बेटा, दैट इज आपके टिश्यूज बनाते थे, एंड सेम काइंड के टिश्यूज आपके आपस में मिलकर क्या बनाते थे, ऑर्गन बनाते थे, एंड ऑर्गन जो होते थे दैट फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते थे। अल्टीमेटली जब आपका ऑर्गन सिस्टम बन जाता था, तो फाइनली आपका एक ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाता था, बन जाता था, राइट बेटा। तो आपका जो ये ऑर्गेनिज्म था बेटा, ये अगर मैं बोलूं किसका बना हुआ है, तो किसका बना हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म आपका सेल का बना है कि नहीं बना सपना बेटा एंड बाकी बच्चों, यस सर। है ना। सो यही चीज आपकी वायरस में देखने को नहीं मिलती। वायरस के अंदर केवल दो चीजें होती है बेटा, इसके अंदर दैट कंटेन ओनली टू थिंग्स, दैट इज वन इज देयर जेनेटिक मटेरियल, एक तो उसके अंदर उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होगा, और दूसरा उसके अंदर बेटा प्रेजेंट होगा दैट इज ओनली प्रोटीन्स, इसके अंदर सिर्फ प्रोटीन होंगे। सेल इसके अंदर है ही नहीं, सेल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। जब सेल है ही नहीं बेटा वायरस में, तो मैं इसको लिविंग के अंदर कैसे रख सकता हूँ, आई कैन नॉट कंसिडर दिस इन अ लिविंग सेल। अब बात समझ में आई, हमने वायरस को लिविंग के अंदर कंसिडर क्यों नहीं किया, इसके अंदर बाकी तो सारे के सारी चीजें प्रेजेंट थी, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, सेंसिटिविटी शो कर रहा है, लेकिन सेल नहीं है बेटा। और जो सबसे फंडामेंटल बेसिक राइट है किसी भी लिविंग का, सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो है उसके अंदर सेल का होना, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं क्या इस वायरस को फिर लिविंग में कंसिडर कर सकता था? नो सर। तो इसलिए हमने वायरस को क्या करा, दैट इज अ कनेक्टिंग लिंक। अब आपको ये बात समझ में आ गई, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि भाई मेरे वायरस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन है। इनके प्रोटीन्स को हम बोलते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड कैप्सिड्स, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये वायरस का सपोज करो, इसका जेनेटिक मटेरियल, दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस, एंड ये इसके चारों तरफ इसमें क्या प्रेजेंट है, दैट इज प्रोटीन। जो प्रोटीन इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, लाइक दिस। सेल कहीं पर है ही नहीं इसमें, लाइक दिस, दीज आर कैप्सिड्स, ठीक है, दैट इज प्रोटीन्स ऑफ वायरस, एंड ये जो अंदर इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज इसका जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल या तो इसका डीएनए होगा या फिर इसका आरएनए होगा, कभी भी दोनों साथ में नहीं होगा वायरस के अंदर, दैट इज दूसरी एक चीज। सो नाउ अब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई मेरे वायरस को हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में रखा, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक, हमने इसको लिविंग के अंदर कंसिडर नहीं किया था इसीलिए। बाकी आपके वायरस को छोड़ के जितने भी हैं इस प्लेनेट पे, सेल्स के बने हुए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपकी नेकेड आई से आपको नजर आए
या ना आए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे आपकी ये प्रॉपर्टीज, ये पांचों प्रॉपर्टीज शो करेंगे। सो नाउ यू आर क्लियर कि आपका लिविंग और नॉन लिविंग में क्या मेन चीज डिफरेंसेस होते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके बेटा, बाकी आप बस सही बच्चों क्लियर हो गई ये वाली बात? ओके बेटा। आशिता, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? उत्कर्ष क्लियर बेटा। उत्सव बेटा आपको भी क्लियर हो गई ये वाली बात? यस सर, क्लियर है। ओके बेटा, ग्रेट। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द पॉइंट अगेन। हमने ये देख लिया कि लिविंग्स क्यों अलग हैं हमारे नॉन लिविंग से। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ पर भी बच्चों को बताई। दैट इज आपके कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ क्या आ गई, आपकी मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर लिविंग बीइंग। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपकी, दैट इज ग्रोथ से। ठीक है, नाउ स्टार्ट ऑल दीज प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सिक्वेंस एंड सेलुलर ऑपरेशन। अब आप यहाँ एक चीज देख लो बेटा, मैंने यहाँ लिखा है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, एक तरफ तो लिखा है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और एक जगह लिखा है मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों? कैन एनीवन प्लीज टेल मी व्हाट इज डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी? बताओ सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष, बेटा कोई मुझे बताएगा? एनी गैस, एनी आइडिया? ओके बेटा, कोई बात नहीं उत्सव, नो इशू, आई एम हियर, मैं बताने के लिए हूँ, बस मैं जानना चाहता था। दैट्स वेरी गुड दैट यू आर गिविंग मी रेस्पॉन्स, वेरी गुड बेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपना बेटा, उत्सव, यू कैन ऑल्सो चैट, आप मुझे बोल सकते हैं चैट बॉक्स में भी कि आपको आता है कि नहीं आता। प्लीज टेल सर मी। आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया, नो इशू बच्चे। सो नाउ अब आप एक चीज समझना, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है। एक लाइन में, सीधी सी लाइन में बताएं तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज का मतलब जिसमें कोई एक्सेप्शंस ना हो, मतलब ऐसे कैरेक्टर्स बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ आपको लिविंग्स के अंदर मिले, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स के अंदर ही होंगी और कहीं भी नहीं मिलेंगी, दीज आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। और ऐसी प्रॉपर्टीज जिनके कुछ एक्सेप्शंस होंगे वो सारी क्या होती है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अभी आई नो थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की एक्सेप्शंस कैसे होगी, पर अभी मैं क्लियर करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है हमारी, नॉन डिफाइनिंग, मतलब इनमें क्या है बेटा, एक्सेप्शंस हैं, दे हैव सम एक्सेप्शंस, यानी लिविंग के अलावा भी ये कुछ एक्सेप्शंस रखती हैं। डिफाइनिंग जिनके अंदर आपके कोई एक्सेप्शंस नहीं है, नो एक्सेप्शन, ये पूरी तरह से प्योरली किस में प्रेजेंट है, आपके लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट है, which are only found in living beings। कैसे, अब समझो। सबसे पहले ग्रोथ और रिप्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि आपका यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेके चलेंगे। सबसे पहले ग्रोथ जो होती है दैट इज, मैंने आपको बोला आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, पहले ये चीज समझो, तब आगे कहानी हम देखेंगे। देखो बेटा, आपकी जब ग्रोथ की बात करते हैं, ये लिविंग में भी मिलती है और नॉन लिविंग में भी है। दैट इज फाउंड इन एनवायरमेंट एज वेल एज इन अ सेल, दोनों जगह मिलेगी। आपकी ग्रोथ दो तरह की होती है। पहले तो ग्रोथ होती क्या है, तो ग्रोथ का मतलब होता है बेटा दैट इज इंक्रीज इन साइज, दैट इज मास और नंबर, इन नंबर। अगर कोई सेल या कोई भी चीज अपने साइज में बढ़ रही है या नंबर में बढ़ रही है तो वो क्या है बेटा, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। बात समझ में आ रही है? अब प्लांट है बेटा, प्लांट में ग्रोथ होती है कि नहीं होती? सपना, उस सब सभी कहेंगे हाँ होती है ना प्लांट में ग्रोथ, तो क्योंकि वो साइज में बढ़ता है, राइट। अगर आप एक बीज लगाते हो, एक सीड को अगर आप जर्मिनेट करने के लिए लगाते हो बच्चों, तो आप देखते हो वो बीज वैसे का वैसे नहीं रहेगा, उसमें से जर्मिनेशन होगा, एक छोटा सा प्लांट बनेगा, फिर वो छोटा सा प्लांट धीरे 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 ग्रो करेगा, ठीक है। तो उसका साइज भी बढ़ रहा है और एज वेल एज उसका जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ रही है, यानी साइज ओवरऑल के लिए उसका बढ़ता जा रहा है। तो उसकी ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, दैट इज अ ग्रोथ। अब ऐसे ही अगर आप किसी और सेल की बात करें,
जैसे आप फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करें, तो अमीबा बेटा जब भी अपना ग्रोथ करेगा तो ये भी तो अपना साइज इंक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज देयर साइज एज वेल एज ये अपने नंबर भी इंक्रीज करेगा। जब ये रिप्रोडक्शन करेगा बाइनरी फिजन के तो अपना दोनों चीज बढ़ाएगा, ये भी इसकी ग्रोथ है। तो इसीलिए ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम लोग, जो आपका साइज इंक्रीज कर रही हो और जो आपके नंबर बढ़ा रही हो उसको हम ग्रोथ कहते हैं, दैट इज। अब ये ग्रोथ हमारी यहाँ दो तरह की, एक वो ग्रोथ होती है बेटा जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और एक ग्रोथ जो आपके एनवायरनमेंट में हो रही है, सेल के अंदर नहीं होती, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम नाम को अगर आसानी से समझ सकते हैं ना, इफ वी क्रैक द वर्ड, तो हमें सारी कहानी याद हो जाएगी। इनका मतलब क्या होता है बेटा, सपना, उत्कर्ष, उत्सव, सभी जानते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनसाइड, अंदर, यस सर। है ना। और एक्स का मतलब होता है दैट इज आउटसाइड, बाहर की साइड। तो बेटा जो ग्रोथ अंदर की तरफ हो रही है, अंदर कहाँ, सेल में, तो वो क्या हो गई, दैट इज इंट्रिंसिक। और जो ग्रोथ आउटसाइड हो रही है, कहाँ, सेल के, सेल के बाहर, यानी कहाँ, एनवायरनमेंट में हो रही है, वो क्या हो जाएगी, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, दैट इज एक्सट्रिंसिक, राइट। अब इसको देखो, इंट्रिंसिक ग्रोथ यानी सेल में हो रही है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर, जब हम पैदा हुए थे क्या यही साइज था हमारा जो आज है, नहीं था ना। हम जब पैदा हुए तो बहुत छोटे से थे, फिर हमारी बॉडी में ग्रोथ होती गई, हमारा साइज बढ़ता चला गया, तो दैट इज ये आपकी इंट्रिंसिक ग्रोथ जो आपके लिविंग के अंदर हो रही है। इनसाइड सेल आ गई तो भाई सीधी सी बात है, ये कहाँ हो रही है, लिविंग में हो रही है, दिस इज प्रेजेंट इन अ लिविंग। लेकिन जैसे ही हम लोग एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात करते हैं, मैंने ये क्या बताया आपका, आउटसाइड सेल है, किसी सेल के बाहर एनवायरनमेंट में हो रही है, तो ये कहाँ हो रही है, नॉन लिविंग में हो रही है। अब नॉन लिविंग में ग्रोथ कैसे होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, लग रहा होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, स्नोफॉल, सैंड ड्यून्स, स्नोफॉल, सैंड ड्यून्स। बेटा जब बर्फ तो देखी होगी पिक्चर में, मूवीज में, कहीं ना कहीं तो देखी होंगी। अब एक चीज बताओ, जब आपकी बर्फ गिरती है बेटा कहीं हिली एरिया में, पहाड़ों पे, घरों के ऊपर जब बर्फ गिरती है छत पे, तो आप देखोगे जब बर्फ गिरेगी तो पहले इतनी सी गिरेगी, तो वो जमा हो जाएगी, फिर और बर्फ गिरी बाद में कुछ थोड़ी देर बाद, तो फिर और जमा हो गई, इस तरह से, दैट इज, ठीक है। फिर और बर्फ गिरी थोड़े टाइम के बाद, देन वो और जमा हो गई, लाइक दिस, इस तरह से। तो अब बेटा सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष, बेटा जब यहाँ पे ऐसे स्नोफॉल हो रही है, तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या इस स्नो का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है ना सपना, बेटा बात समझ में आ रही है ना, उत्सव, राइट बेटा, राइट हो बेटा, रहा है है ना। इंक्रीज। तो ये अब क्या हो गया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो गई। और इन्हीं की वजह से, इसी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की वजह से हमने हमारी ग्रोथ को किस में रखा है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में। अब समझ में आ गया कुछ बात, फिर से रिपीट करूं सपना बच्चे, उत्सव, उत्कर्ष, नो सर। ये बात क्लियर हुई बेटा, उत्सव एंड उत्कर्ष आप दोनों को। यस सर क्लियर है। तो अब हमें ये समझ में आ गया भाई, अब तक आप जानते थे कि ग्रोथ लिविंग के अंदर हो रही है, हमारी बॉडी में, किसी बैक्टीरिया के अंदर भी ग्रोथ हो रही है, किसी प्लांट में ग्रोथ हो रही है, किसी एनिमल के अंदर ग्रोथ हो रही है। लेकिन आज आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई ग्रोथ लिविंग के अलावा हमारे एनवायरनमेंट में भी होती है। जैसे कि स्नोफॉल का एग्जाम्पल दिया, सैंड ड्यून्स का एग्जाम्पल दिया। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, दैट इज जब आपके रेत, डिजर्ट में जाओ तो वहां रेत के तूफान आते हैं, तो रेत के तूफान की वजह से क्या होता है बेटा, रेत के जो टीले होते हैं ना वो बन जाते हैं, पहाड़ से बन जाते हैं छोटे छोटे, तो वो रेत जब डिपॉजिट होती गई तो वहां का एरिया बढ़ गया उस रेत का, तो दैट इज आपकी क्या है, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। मैंने अभी आपको ग्रोथ का क्या डेफिनेशन दी थी, मैंने अभी यही बताया ना, ग्रोथ में क्या हो रहा है, आपका साइज भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब साइज इंक्रीज होता है बेटा, तो ये साइज कहाँ, ये आपका नॉन लिविंग में भी हो सकता है ये साइज, या ये आपका लिविंग का भी हो सकता है, ये दोनों का हो सकता है। लेकिन नंबर का बढ़ना, दैट इज, ये तो आपकी लिविंग में होगी, दैट इज अकर इन अ लिविंग सेल। अब आपको ये बात क्लियर होगी सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष बेटा, कि ग्रोथ हमने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्यों रखी। यस सर।
और अब आपको ये भी समझ में आ गया ना डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? यस सर, क्लियर है। क्लियर, डन, ग्रेट, दैट इज गुड गुड गुड, वेरी गुड। ये हो गया आपका क्लियर बेटा? ग्रेट 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 ग्रेट, दैट इज गुड। एक मिनट, ओके बेटा, अब आप ये चीज समझ में आ चुकी, ग्रोथ हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों रखी गई। अब बेटा सेम आपका रिप्रोडक्शन जो होता है ना बेटा, हमने अभी देखा था नॉन डिफाइनिंग में हमारी क्या है, दैट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इनको हमने नॉन डिफाइनिंग रखा था। तो हमारा रिप्रोडक्शन भी नॉन डिफाइनिंग है। अब आपको लगेगा भाई ग्रोथ तो चलो हमें समझ में आ गई कि ये आपके एनवायरमेंट में हो रही है, ठीक है, नॉन लिविंग के अंदर भी हो रही है, तो इसलिए नॉन डिफाइनिंग हो गई। अब रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग के अंदर कैसे हो सकता है, राइट? रिप्रोडक्शन तो हमेशा लिविंग में ही होता है, तभी तो लिविंग रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, राइट? मेरी सपना एंड उत्सव मेरे बच्चे एंड लास्ट उत्कर्ष मेरे बच्चों, ये बात समझ में आई? रिप्रोडक्शन तो हमारी सिर्फ लिविंग में हमें दिखती थी, अभी तक तो आपको यही बात पता है कि ये सिर्फ लिविंग के अंदर होता है, राइट? बिल्कुल सही बात, हमारा सिर्फ लिविंग के अंदर होता है। लेकिन बेटा रिप्रोडक्शन को हमने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों कहा? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को जो मैंने आपको समझा रहा था बच्चों, मैंने इसके बारे में आपको क्या बताया? नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के मैंने एक लाइन समझाई थी आपको, क्या थी, कोई बता सकता है मुझे वो? हम नॉन डिफाइनिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सपना, उत्सव, उत्कर्ष, बेटा मैंने एक लाइन बताई थी, कोई मुझे बताएगा नॉन डिफाइनिंग में? डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को जब मैं आपको स्टार्टिंग में समझा रहा था तो मैंने क्या बताया था आपको? चलो भाग कर आते हैं, एक बार देखते चलते हैं फटाफट से, फिर से चलते हैं, चलो कोई इशू नहीं, भाग कर चलते हैं और आ जाओ यहाँ। आई एम गॉट सम एक्सेप्शन, ओके बेटा कोई बात नहीं। ये आ जाओ, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था, दैट इज जिनमें कोई एक्सेप्शंस ना हो, जो सिर्फ किसमें मिल रहे हैं आपको, लिविंग के अंदर मिल रहे हैं, विच आर फाउंड ओनली इन लिविंग्स, दैट इज डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग में मैंने क्या बोला था, जिनमें कुछ एक्सेप्शंस हो, यानी जो लिविंग में तो मिल रहे हो या नॉन लिविंग में मिल रहे हो, लेकिन साथ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इनमें, दे हैव सम एक्सेप्शंस। यानी कि जैसे ग्रोथ में आपने देखा था, ग्रोथ सेल के अंदर भी हो रही है और नॉन लिविंग के अंदर भी हो रही है, एनवायरमेंट में भी हो रही है। ऐसी आपका रिप्रोडक्शन भी है बेटा, ये होगा तो सिर्फ लिविंग के अंदर, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे, ऐसे कुछ ऐसे लिविंग्स होंगे बच्चों जो क्या होंगे, लिविंग हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनमें कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि आपके ड्रोन्स। ड्रोन्स आपके हनी बी होते हैं, मेल हनी बी, दीज आर मेल हनी बीज। just a minute, not drones, that is worker honey bee। आपके एक्सेप्शंस में यहाँ के आ गए बच्चे, दैट इज वर्कर हनी बी, ठीक है, हनी बीज जो होती है, मधुमक्खियां जो बनाती है वो। या आप अपने ह्यूमंस में बात कर लो, ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो हो गए, या फिर जो म्यूल्स होते हैं, म्यूल्स आप खच्चर बोलते हैं, खच्चर जो होते हैं दैट इज कॉल्ड म्यूल्स। और एक खच्चर जो होते हैं यानी म्यूल्स, ये आपके हॉर्स, मेल फीमेल हॉर्स होती है और मेल डंकी होता है, मेल डंकी फीमेल हॉर्स, इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो बेटा आपके जैसे वर्कर हनी बी हो गए, ट्रांसजेंडर्स हो गए, म्यूल्स हो गए, क्या ये बेटा लिविंग्स नहीं है तो लिविंग, दीज आर लिविंग्स, जिंदा है भाई, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी तरह सब कुछ कर रहे हैं, हमारी तरह सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन बेटा इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दे डू नॉट शो रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन एब्सेंट। तो बेटा अब ये आपकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आए कि नहीं आए? सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष, अब कुछ बात समझ में आई बेटा कि मैंने रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्यों रखा? फिर से समझाऊं अदरवाइज? सर आ गई। आ गए? उत्सव बेटा आपको भी हो गया क्लियर? हाँ
चलो गुड, ग्रेट। सो नाउ आपके केवल ये दोनों क्वेश्चंस नीट के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आपका जब भी पेपर देने जाओ तो आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाते हैं कि कौन सी आपकी प्रॉपर्टी, 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे और आपसे पूछेगा इनमें से नॉन डिफाइनिंग कौन सी। तो आपको समझ में आना चाहिए कि नॉन डिफाइनिंग वो हैं जिनके अंदर एक्सेप्शंस थे। ठीक, तो ये आपकी ग्रोथ हो गई और रिप्रोडक्शन हो गई, ये दोनों नॉन डिफाइनिंग, इनमें एक्सेप्शंस थे, सो दैट्स व्हाई ये हमने नॉन डिफाइनिंग में रखी। मेटाबॉलिज्म, कंसिक्वेंसनेस एंड लास्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके डिफाइनिंग है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही मिलेंगे। दैट इज, इनके कहीं भी कोई एक्सेप्शंस नहीं है आज तक। कोई भी नॉन लिविंग आपका ना तो मेटाबॉलिज्म शो करेगा, ना ही उसके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ना ही उसके अंदर कोई सेंसिटिविटी होगी। ये बात ध्यान रखना। तो अभी आपको जो मैंने बात समझाई दैट इज क्लियर नाउ अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है ना आपको अभी भी? इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। नो सर। चलो ग्रेट, ग्रेट बच्चों। तो देखिए बेटा, यही ग्रोथ और इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे समझाया। ओके बेटा उत्कर्ष, हमने ग्रोथ का देखा। ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? दैट इज इंक्रीज इन साइज, दैट इज मास, और नंबर में बढ़ना या साइज में बढ़ना, दैट इज ग्रोथ। ये ग्रोथ आपकी क्या होती है? दो तरह की थी। एक अभी हमने देखी एक्सट्रिंसिक, जो एनवायरमेंट में हो रही है। एक हमने अभी देखी इंट्रिंसिक, जो आपकी सेल के अंदर होती है। वन इज इंट्रिंसिक, वन इज एक्सट्रिंसिक। राइट बेटा? नाउ अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक चीज ध्यान से समझनी है, आपके इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को हमने एक और नाम दिया, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ग्रोथ, एंड दिस वन इज इंटरनल। मैंने आपको नाम से समझा दिया था। एक्सट्रिंसिक एक्स आ रहा है तो दैट इज आउटसाइड द सेल है, तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो गई। और इंट्रिंसिक दैट इज इनसाइड, तो दैट इज आपके सेल के अंदर हो रही है, तो इंटरनल ग्रोथ। और सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है यही आपके एनवायरमेंट में होती है, दैट्स व्हाई हमने इसको ग्रोथ को नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में रखा। इसके अलावा ग्रोथ के कुछ और टाइप भी होते हैं। एक होती है डिटर्मिनेंट और एक होती है इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ग्रोथ का मतलब होता है बच्चों दैट इज लिमिटेड ग्रोथ, और इनडिटर्मिनेंट दैट इज अनलिमिटेड ग्रोथ। बहुत इजी है समझना आप लोगों के लिए, दैट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट। डिटर्मिनेंट यानी लिमिटेड ग्रोथ। बेटा सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष, बेटा आपकी बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है क्या ये लाइफ टाइम होती रहेगी या एक पर्टिकुलर एज तक होगी? पर्टिकुलर एज तक होगी। पर्टिकुलर एज तक होगी, राइट? राइट बेटा, गुड बेटा। तो ये आपकी एक पर्टिकुलर एज तक हो रही है, तो ये बेटा अब कैसी हो गई? लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड। दैट इज लिमिटेड, राइट बेटा। अब समझ में आ गई लिमिटेड ग्रोथ क्या होती है? जो आपके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होगी, लाइफ टाइम नहीं होगी। तो इसमें आपके क्या आ गए? एनिमल्स आ गए, ह्यूमन आ गए, दैट इज, ये इसके एग्जांपल्स हो गए जो एक पर्टिकुलर लिमिटेड मैनर में यानी लिमिटेड वे में हो रही है। अनलिमिटेड अब आपको समझ में आ चुका होगा, जो लाइफ टाइम होगी, जैसे कि प्लांट्स में आप एक छोटा सा हर्ब भी लगाओ, लाइक रोज का प्लांट लगाओगे अगर, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो रोज का प्लांट लगाने को वो पेड़ बन जाएगा, राइट? वो पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन बेटा उसमें जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक वो ग्रोथ शो करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप उसके एक ब्रांच को तोड़ दो तो क्या ऐसा है कि उसमें वो ब्रांच नहीं आएगी? दूसरी साइड से ब्रांच डेवलप हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? राइट? हो जाएगी। दैट इज क्या है? वो उसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है। तो प्लांट्स में हमेशा अनलिमिटेड ग्रोथ होती है और आपके एनिमल्स में हमेशा लिमिटेड ग्रोथ होती है। इज इट नाउ क्लियर व्हाट इज डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ? यस सर। श्योर? अब तक समझ में आया ना? अब तक हमने जो पढ़ा, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपका नीट का क्वेश्चन का था जो आता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, दैट इज आपकी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्या होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ आपने देख ली कि डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग है तो क्यों है, और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है तो क्यों है। अब ग्रोथ के हम टाइप्स देख रहे थे, तो ये दोनों भी आपके क्लियर। अब आ जाते हैं लास्ट टाइप पे, दैट इज लोकलाइज्ड एंड डिफ्यूज ग्रोथ। लोकलाइज्ड ग्रोथ एंड डिफ्यूज ग्रोथ, अब आप इस बात को ध्यान से समझो। लोकलाइज्ड ग्रोथ जो एक पर्टिकुलर एरिया में होगी, पर्टिकुलर पार्ट पे होगी, हर जगह पे नहीं होगी, जैसे कि आपके प्लांट्स में होती है। अब प्लांट्स में क्या होती है बेटा? 9th क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ा था, टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज, जिसमें यस सर। मेरिस्टेमेटिक, उसमें आपने पढ़ा होगा मेरिस्टेम्स और परमानेंट यस टिश्यू, सर। दो तरह के पढ़े थे। आपके यस सर। प्लांट में जो ग्रोथ होती है सपना बेटा, वो कौन से टिश्यूज करते थे? यू आर नो वेरी वेल, आप सभी को पता है सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करते हैं, राइट? दैट शो, यस सर। है ना?
परमानेंट टिश्यूज ग्रोथ नहीं करते प्लांट्स के अंदर, एक बार बन जाते हैं तो बन जाते हैं, उसके बाद उनमें कुछ नहीं हो रहा, वो बस अपना काम करेंगे, जाइलम और फ्लोएम जैसे। आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स में 3 जगह पे होते थे, एक तो एपिकल पार्ट में टिप पर होते थे तो उसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, एक बीच में प्रेजेंट होते थे दैट इज Yes, इंटरकैलरी, sir. और एक लास्ट में थे दैट इज लेट। ये सारे के सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे और प्लांट की ग्रोथ कर रहे थे। तो आपके प्लांट की जब ग्रोथ होगी ना तो एक पर्टिकुलर रीजन में हो रही है, वो उसके टिप पर हो रही है, उसके बीच वाले पार्ट में होगी, या फिर उसके लेटरल पार्ट में होगी। कहाँ होगी? जहां सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, जहां परमानेंट टिश्यूज होंगे वहां कोई ग्रोथ नहीं होगी। सो इसलिए क्या हो गया, लोकलाइज्ड ग्रोथ किसमें मिल गई? प्लांट्स में मिल गई। बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. सपना एंड राइट बेटा, रूट में भी सपना, उत्सव, आर यू श्योर ना? अच्छे समझ में आ गई आपकी कि भाई लोकलाइज्ड ग्रोथ प्लांट में क्यों हो रही है? यस सर। है ना, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। डिफ्यूज ग्रोथ की बात करते हैं तो डिफ्यूज ग्रोथ जो पूरी जगह पे हो रही है, पूरी बॉडी में हर जगह होगी। तो अब यहाँ कोई ऐसे टिश्यूज नहीं है परमानेंट, ऐसे जैसे आप प्लांट्स में देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक या परमानेंट। यहाँ तो आपकी जो ग्रोथ होगी पूरी बॉडी में हो रही है, तो ये क्या आ गए? दैट इज एनिमल्स आ गए। आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, किसी दूसरे एनिमल्स को ले लो, हम सभी की बॉडी में भाई जब ग्रोथ होती है तो जिस टाइम पीरियड तक ग्रोथ होगी पूरी बॉडी में ही होगी। ऐसा नहीं है कि मेरी सिर्फ गर्दन 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 ही इंक्रीज होती जाए, मेरे पैरों में, मेरे हाथों में कोई ग्रोथ ना हो, ऐसा तो नहीं होगा। मेरे हाथ में भी, उनकी भी लेंथ बढ़ेगी, मेरे पैरों की भी लेंथ बढ़ेगी, मेरे जो अपर पार्ट है मेरी बॉडी का उसकी भी लेंथ बढ़ेगी। तो यानी पूरी बॉडी में ओवरऑल लेंथ बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है। तो दैट इज डिफ्यूज्ड ग्रोथ। इज इट क्लियर नाउ सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष? यस सर। सो बेटा, उत्कर्ष एंड उत्सव, बेटा आप दोनों को समझ में आ गई वाली बात? Yes, sir. राइट बेटा, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके बेटा, सो दिस इज आपकी ये ग्रोथ थी। अब आपको बस यहाँ से नीट में एक ही क्वेश्चन उठकर आता है कि भाई ग्रोथ आपकी नॉन डिफाइनिंग है डिफाइनिंग? तो ये मैंने आपको बता दिया, दैट इज आपकी नॉन डिफाइनिंग। यहां से बस एक यही क्वेश्चन उठकर आएगा। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। देखो, मोटी चीज जो होती है वो मैंने आपको पहले बता दी है। रिप्रोडक्शन आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो क्यों है? बिकॉज ऑफ दीज एक्सेप्शंस। इनमें ये एक्सेप्शंस है, नॉन लिविंग में नहीं हो रही रिप्रोडक्शन, नॉन लिविंग में नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस आ गए थे। अब वर्कर हनी भी हो गए आपके जैसे, या ट्रांसजेंडर्स हो गए, ठीक है, या फिर आपके म्यूल्स हो गए, इनमें भाई आपका रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। है तो लिविंग, हमारी तरह खाना खा रहे हैं, हमारी तरह पानी पीते हैं, हमारी तरह सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, बस रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो बेटा अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो क्या मैं इनको लिविंग में कंसिडर नहीं करूंगा कि भाई ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इनको अलग करो, ये लिविंग में नहीं है? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नो सर। नहीं कर सकते ना। इसीलिए ये आपके लिविंग में भी है और ये एक्सेप्शन है, और हमने रिप्रोडक्शन को किसमें कंसिडर किया? आपकी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। राइट बेटा, अब मुझे आपको एक चीज और बतानी है विच इज इंपॉर्टेंट, जो आपको नॉलेज के लिए चाहिए। आपका इससे नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपकी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। बेटा आपने 2 टर्म सुने होंगे, एक होता है स्टेराइल, एक होते हैं इनफर्टाइल। एक होते हैं स्टेराइल और एक होते हैं इनफर्टाइल। डू यू नो व्हाट इज स्टेराइल एंड इनफर्टाइल? दोनों में क्या चेंजेस है? कुछ डिफरेंस है क्या दोनों में? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? बताओ सपना, एनी आइडिया बच्चे? उत्सव? ओके बेटा कोई बात नहीं, चलो समझ लो। स्टेराइल एंड इनफर्टाइल, देखो बेटा दोनों में डिफरेंस एक सिंपल सा है। स्टेराइल जो होते हैं बच्चों, दैट इज ऐसे पर्सन्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ऐसे लिविंग्स जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है ही नहीं, उनको नेचर ने इस तरह का बनाया है नहीं कि वो रिप्रोडक्शन कर सकते। जैसे ट्रांसजेंडर्स की बात करें, ट्रांसजेंडर जानते हो ना आप सभी? यस सर। ठीक है, उत्सव, उत्कर्ष, बेटा आप दोनों जानते हो ना ट्रांसजेंडर्स? Yes. राइट। तो हमारे ट्रांसजेंडर जो होते हैं आप सभी जानते हो, वो इस कैपेबल ही नहीं है कि वो रिप्रोडक्शन कर सके। तो वो क्या है? स्टेराइल है, दैट इज स्टेराइल्स। इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों? मतलब ऐसे लिविंग्स जो रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, दे शो रिप्रोडक्शन,
कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने, बट इनके अंदर जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग बोले तो जो इनके बेबी हैं, ये फर्टाइल नहीं। वो नहीं बन पाते, इनके अंदर वो बेबी नहीं बना पाते। क्या हो गए, वो आपके इनफर्टाइल हो गए। समझ में आया? बहुत बारीक सा अंतर है। आपको ये बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा, स्टेराइल इनफर्टाइल, स्टेराइल इनफर्टाइल, स्पेशली इन 12th क्लास ऑल्सो, वहां भी ये चीज पढ़ोगे। तो ये बहुत एक माइनर डिफरेंस है दोनों में। हमें बहुत बार ये लगता है दोनों एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंस ये है कि आपके स्टेराइल तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, ठीक है, तो आपका ऑफस्प्रिंग कहां से बनेगा। लेकिन इनफर्टाइल आपके क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कपल्स की बात करें, आपने नाम देखा होगा, जैसे बहुत से हस्बैंड वाइफ्स होते हैं, राइट, कपल्स हैं हस्बैंड वाइफ। अब वो रिप्रोडक्शन करने के तो कैपेबल है, रिप्रोडक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन बेटा हो सकता है कि किसी वजह से लाइक मेल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, हस्बैंड के अंदर कोई दिक्कत हो, राइट, उनके स्पर्म काउंट्स कम हो, सो शायद वो रिप्रोडक्शन इसलिए बेबी उनमें नहीं बन पा रहा। या फिर हो सकता है फीमेल के अंदर उनके ओवरी में कोई दिक्कत हो, सो इसलिए उनके अंदर क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा। सो दैट्स वाई ऐसे कपल्स रिप्रोडक्शन तो कर पा रहे हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे। तो इनके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये नाम सुना है, आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, यस सर। ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यस सर। तो ये बेटा इन्हीं की वजह से है कि ऐसे पर्सन जो आपके रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं उनमें पैदा हो पा रहे, तो दैट इज वो क्या हो गए आपके इनफर्टाइल। नाउ यू गॉट इट, व्हाट इज स्टेराइल एंड व्हाट इज इनफर्टाइल। यस सर। तो आपके जो ट्रांसजेंडर थे ना, ये क्या है यहाँ पे बच्चे, दैट इज स्टेराइल, दीज आर स्टेराइल, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ऐसी आपकी वर्कर हनी बीज हो गई जो शहद लेकर आती हैं, या जो सोल्जर्स यानी छत्ते की रखवाली कर रहे हैं, मधुमक्खी बी हाइव्स की जो टेक केयर कर रहे हैं, वो हो गए आपके। तो ये भी आपके स्टेराइल है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो स्टेराइल। एंड म्यूल्स तो स्टेराइल होंगे ही होंगे, ठीक है, दैट इज ये तो स्टेराइल होंगे ही होंगे। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, और इस चैप्टर में भी आप ये पढ़ेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज में, ये आप स्पीसीज उनको बोलते हो जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाए, यानी उनके जो बच्चे बने वो भी फर्टाइल हो, आगे चल के वो भी रिप्रोडक्शन कर सके, उनको आप सेम स्पीसीज में कंसिडर करते हो। लेकिन यहाँ तो हमने तरीका ही बदल दिया नेचर का। हमने एक डंकी ले लिया मेल, और एक हमने क्या ले लिया, दैट इज फीमेल फॉर्स ले लिया, फीमेल। अब दोनों के बीच के गैमेट्स ले लिए और उनका हमने क्या किया बेटा, जायगोट बना के फीमेल के अंदर डाल दिया। तो भाई जो उससे म्यूल बनेगा, जो खच्चर बनेगा, वो तो रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता, दैट इज, इसलिए यहाँ पे ये म्यूल भी आपका रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज आगे आएगा तब समझाऊंगा आपको वहां पे और अच्छे से। तो नाउ इज इट क्लियर, आपका रिप्रोडक्शन हमने देख लिया कि क्यों भाई हमारा नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आया था। अब आ जाते हैं नाउ उसके बाद बच्चे, दैट इज आपका गैमेटोजेनेसिस। ये मैंने थोड़ा अलग से बच्चों को समझाया था, ये आप लोग भी समझ लो। गैमेटोजेनेसिस देखो बच्चों, जब भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो बेटा रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जरूरी होता है कि भाई आपके पास गैमीट्स। आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं, दैट इज स्पर्म्स और एग, नाम तो सुने होंगे, 8th क्लास में भी था ये टॉपिक। यस सर। तो जब आपके गैमीट्स बनते हैं बच्चों, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। दो वर्ड से मिलकर बनाए, ये भी सेम, गैमेटो दैट मीन्स गैमीट, और जेनेसिस दैट मीन्स जनरेशन। मैंने आपसे बहुत इजी वे में एक चीज बता रहा हूँ, बायोलॉजी में आपको कुछ भी ज्यादा चीजें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है या मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें ना सिर्फ डायग्राम से और उनके नाम से क्रैक हो जाएंगी आराम से, आपको वो फिर लाइन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे थे भाई, दो वर्ड से मिलकर बनाए, एक गैमेटो, गैमेटो किससे लिया गया है, गैमीट से, और जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन, प्रोड्यूस होना। तो भाई जब गैमेट जनरेट होंगे तो वो प्रोसेस क्या कहेंगे हम उसको, गैमेटोजेनेसिस। और ये गैमेटोजेनेसिस दो टाइप की होती है, इट इज ऑफ टू टाइप, एक होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आप बताओगे मुझे क्या होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड oogenesis। कोई मुझे बताएगा बच्चों? जैसे मैंने गैमेटोजेनेसिस को मैंने क्रैक कर दिया, दो वर्ड्स में डिवाइड कर दिया और मैंने बता दिया दैट इज गैमीट जनरेशन, ऐसे स्पर्मेटोजेनेसिस को देख के बताओ किससे मिलता जुलता लग रहा है ये वर्ड आपको? स्पर्म से। वेरी गुड, ये आपका स्पर्म हो गया। तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म। स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। अब बात समझ में आ गई, बहुत इजी हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। एंड सेम ऐसी oogenesis, बेटा
oogenesis में एक चीज याद रखना, क्योंकि आपको मैं जब ये प्लांट किंगडम चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, तो ये वर्ड बहुत जगह आएगा oogenesis। जहां पर भी ऊ वर्ड आ जाए ना, ऊ, जहां भी दिया साउंड हो, आपको ऊ साउंड हो, समझ लो दैट मीन्स ये एग, या इसको ओवम भी कह सकते हैं। जैसे आप ओवम को लो, ओ, ऊ, ये साउंड सेम सेम कर रहे हैं, तो ये क्या आते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, ये आपके एग से, फीमेल पार्ट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एग, दैट इज ओवम का प्रोडक्शन। अब एक चीज बताओ, क्या है कहीं पे हमें रट्टा मारने की जरूरत पड़ी? नो सर। समझ में आई? दिस इज द वे। आज आप फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में आज जाओ, इस क्लास से पहले तो आप ये चीज जरूर समझ के जाओ कि अब आपका वो टाइम पीरियड आ गया बच्चों, उत्कर्ष, उत्सव एंड सपना। अब आप 11th क्लास में आ चुके हो सभी बच्चों, तो अब आपको ना थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। अब हमें ये चीज नहीं ध्यान रखनी होगी कि वह बायो है तो याद कर लेंगे, बायो है तो याद कर लेंगे, याद तो हम कर लेंगे बच्चों, लेकिन कितनी बायो याद कर लेंगे, कितने चैप्टर याद कर लेंगे? अब वो वाली बात नहीं है कि बायो में लाइक आपके 10th क्लास में 6 चैप्टर थे तो वो हो गए कंप्लीट, पढ़ लिए, इजी इजी थे। नहीं तो 10th में अगर आपने बायो अच्छे से पढ़ी तो आपके 11th 12th बायो बहुत इजी हो जाएगी, बहुत इजी, क्योंकि वही 9th 10th के चैप्टर आपके 11th और 12th में है यहाँ पर। लेकिन यहाँ वो डिटेलिंग में है, डिटेल है उनकी आपको मिलेगी, तो आप एक डिटेल को पूरा याद नहीं कर सकते, तो आप कैसे उसको समझेंगे? दो ही तरीकों से समझेंगे बायो, एक आप उसके डायग्राम्स को देखेंगे और दूसरे उसके नाम को क्रैक करेंगे। एक बार नाम क्रैक करना सीख गए ना सभी चीजों का, आपको सारी बायो टिप्स पे याद हो जाएगी, फिर आपको थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो आप आराम से खुद भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं। किस चीज के बारे में पूछा, इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग देन यू कैन इजिली गिव द आंसर। ओके, सो नाउ बेटा कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये चीज थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए इसलिए बताई थी, आपको भी मैंने इसलिए समझा दिया यहाँ पे ये चीज, क्योंकि ये चीजें आगे आएंगी। आई एम ट्राइंग कि आप सिलेबस का पढ़ो, साथ में आपको जहां पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले वो भी चीज आप देखते हुए चलो, नॉलेज कभी खराब नहीं होगी। तो ये चीज देखो मेरे बच्चों, ये चीज बता दी, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड oogenesis दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एग। अब इसे में एक टर्म आता है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है बेटा, जब आपके इमेच्योर स्पर्मेटिड्स, अब ये स्पर्मेटिड्स बेटा किससे मिलते जुलते लग रहा है, ये स्पर्मेटिड्स नाम आपको सही सोच रहे हो, किससे मिलते जुलते लग रहा है आप लोगों को, स्पर्म स्पर्मेटिड्स? से। वेरी गुड। तो मतलब आपके जब इमेच्योर स्पर्म्स किस में कन्वर्ट हो गए, मैच्योर स्पर्म में, तो इस प्रोसेस को क्या बोला हमने, स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर बात? यस सर। स्पर्मियोजेनेसिस दैट इज, अब आपका हो गया। चलो गुड बेटा, अब आ जाओ, नाउ कम टू द टेस्ट। उत्कर्ष बेटा, वेरी गुड दैट यू आर गिविंग रेस्पॉन्स, दैट इज वेरी गुड, आप सभी दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आई एम हैप्पी कि आप सभी फर्स्ट डे हैं तो लाइक हेजिटेट नहीं हो रहे, आप रेस्पॉन्स दे रहे हैं। चलो बेटा अब इसको देखते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म। हमने नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देख ली, हमने समझ भी ली। हमारी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज वो हैं जो भाई एक्सेप्शंस हैं, जिनमें जिनमें हमने एक्सेप्शंस देख लिया, हमें समझ में आ गई कि भाई हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बताओ, आई विल टेल यू वन मोर थिंग दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, आपको चीजें समझ में बहुत अच्छे से आएंगी। चलो बेटा, ओके, हमने जो अभी पीछे एक स्लाइड देखी, उस स्लाइड को मैं थोड़ा सा डिटेलिंग में आपको एक चीज और बताऊं, दैट इज इंपॉर्टेंट।
एक चीज याद करते हुए जाना आज, और आपके जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं बेटा, प्रोकैरियोट्स समझ में आते हैं आप सभी? एक होते हैं प्रोकैरियोट्स, एक होते हैं यूकैरियोट्स। एक लाइन में समझाऊंगा आपको सिंपल सा। प्रोकैरियोट्स का मतलब इसमें बेटा आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। Yes, sir. दे हैव अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये तो समझ में आते हैं यूनिसेलुलर तो, Yes, sir. है ना? यूनिसेलुलर तो हमें समझ में आते हैं, सिंगल सेल्स आपके जो लिविंग्स हैं। तो आपके जितने भी यूनिसेलुलर हैं बेटा, वो सारे किसमें आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। इसमें आपके एग्जांपल क्या आ गए? बैक्टीरिया। आपके सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आते हैं, सिर्फ यही आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। बाकी आपके जितने भी मल्टी सेलुलर हैं, बाकी आपके जितने भी मल्टी सेलुलर हैं बेटा ऑर्गेनिज्म, ये सब आपके किस में आ गए? यूकैरियोट्स में आ गए। इतनी बात समझ में आ गई एक लाइन में? Yes, sir. प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा हो गया, एनिमल हो गए, ये सब आपके क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। सिर्फ आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किसमें आते हैं बेटा? दैट इज मोनेरा किंगडम के। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां ये आपके क्या होते हैं? दैट इज सिर्फ यही आपके प्रोकैरियोट्स हैं। उत्कर्ष बेटा, प्रोटोजोआ आपका अमीबा जो होता है ना बेटा, ये आपका यूकैरियोट्स में आता है। दैट इज कम्स इनटू प्रोटोजोआ। ये प्रोटिस्टा जो मैंने बताया ना, इस प्रोटिस्टा के अंदर आता है वो आपका अमीबा। ये चीज मैं आपको समझाऊंगा। प्रोटिस्टा जो होता है ना बेटा, ये नेक्स्ट चैप्टर का पॉइंट है। मैं आपको ये चीज वहां जरूर समझाऊंगा कि आपका प्रोटिस्टा आपके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को जोड़ता था। जब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे आएंगे ना, तब मैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि एक इकलौता ऐसा किंगडम था ये आपका प्रोटिस्टा बच्चों, जो आपके प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को जोड़ रहा था, कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा था ये आपके। सो इसके अंदर कुछ यूनिसेलुलर भी थे, लेकिन वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर प्लेस किए गए थे, क्योंकि यहाँ आपके कनेक्टिंग लिंक का काम किया था उन्होंने। तो ये चीज मैं आपको तब समझाऊंगा और अच्छे से। फिलहाल आप ये देखिए कि आपके केवल प्रोकैरियोट्स में क्या आ गए? बैक्टीरिया, दैट इज मोनेरा, और यूकैरियोट्स में बचे हुए सारे लिविंग्स आ गए थे। अब बेटा मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं समझ, प्रोकैरियोट्स के अंदर बेटा आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम प्रोसेस मानी जाती है। बोथ आर सेम। दोनों ही क्या है? सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब समझ में आता ही होगा ना, दैट इज सिमिलर है। ये दोनों ही प्रोसेस क्या है बच्चों? सिमिलर है आपके प्रोकैरियोट्स में। ये बात ध्यान से समझते हुए जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है? दिमाग के तार खुलेंगे इनसे हमारे। एंड यूकैरियोट्स जो होते हैं ना बेटा, यूकैरियोट्स के अंदर आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिफरेंट प्रोसेस होती है। इट्स अ डिफरेंट प्रोसेस, सेम नहीं है, यहाँ ये अलग अलग। अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? थोड़ा सा आपको देखो, ध्यान से समझना। मार्कर चेंज करते हैं फिर समझाते हैं। देखो बच्चों, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को हमने सेम माना है। माना क्या है ही सेम। जैसे कि एग्जांपल लेके समझते हुए चलते हैं। मैं यहाँ अमीबा का एग्जांपल नहीं लेता, प्रोकैरियोट्स में अमीबा का नहीं, लेकिन हाँ मैं ले सकता हूँ। आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा। भले वो प्रोकैरियोट में नहीं आता, लेकिन अमीबा के एग्जांपल से मैं आपको ये समझाऊंगा यहाँ पे कि ये आपका, यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों सेम है, ठीक है? अमीबा इज नॉट कंसिडर्ड इन अ प्रोकैरियोट्स। ये बात ध्यान रखना आपको। सपना, उत्कृष्ट एंड उत्सव, बेटा ये चीज ध्यान रखना है ना, ये आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ आपको ग्रोथ और प्रोडक्शन सिनोनिम है, सेम प्रोसेस है, वो समझा सकूं। कैसे? आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था अमीबा में क्या होता था? बाइनरी फिजन होता है ऐसा होता है ना? बाइनरी फिजन में क्या करता था बेटा? एक अमीबा है इस तरह से, ठीक है? इस अमीबा ने क्या किया बेटा? डिवीजन किया और अपने जैसी 2 डॉटर सेल बना ली इस तरह से, राइट? ऐसी तो बना लेता था 2 डॉटर सेल अपनी। गलत तो नहीं किया मैंने उत्सव? सही है ना? अब मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों। जब यहाँ पेरेंट अमीबा जो था, जब इसने डिवीजन किया बेटा, तो ये क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन ही तो कर रहा है। बाइनरी फिजन इज देयर रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है। Yes, sir. लेकिन बेटा यहाँ पे जब इसकी डॉटर सेल बनी तो कितनी बनी, 2 डॉटर सेल बनी थी ना। Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, जब इसने रिप्रोडक्शन किया था तो यहाँ रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसके नंबर भी तो इंक्रीज हुए हैं कि नहीं हुए अमीबा के? Yes, sir. तो यानी ग्रोथ भी हो रही है, नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं और रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ में चल रहा है कि नहीं चल रहा है इनका? Yes, sir. अब बात समझ में आई उत्कृष्ट बेटा आप सभी को? Yes, sir. गुड बेटा। तो इसलिए मैंने आपसे क्या कहा, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही प्रोसेस होती है। अगर प्रोकैरियोट यानी कोई बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है तो मतलब वो उस समय अपनी ग्रोथ भी कर रहा है, मतलब अपने नंबर भी बढ़ा रहा है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी रिप्रोडक्शन भी साथ में हुआ और ग्रोथ भी साथ में हुई। और ऐसा क्यों हुआ प्रोकैरियोट्स के अंदर? क्योंकि प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। उनके अंदर कोई ऑर्गन सिस्टम होता है क्या प्रोकैरियोट में? No, sir, नहीं होता. नहीं होता ना। हमारी तरह कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है, हमारी तरह कोई वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही नहीं है उनके अंदर, जैसे यूकैरियोट्स में थे, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें। सो दैट्स व्हाई, राइट बेटा, तो दैट्स व्हाई आपका प्रोकैरियोट्स बहुत सिंपल थे। तो जब वो ग्रोथ कर रहे हैं तो मतलब वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और अगर वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं तो मतलब ग्रोथ, दोनों ही साथ में चल रही है प्रोसेस, तो इसलिए सेम है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं था। हम अपनी बात करें, प्लांट्स की बात करें, फंजाई की बात करें, हम सब में भाई रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स आ गई, स्पेशल ऑर्गन्स आ गए। ह्यूमंस में तो ऑर्गन्स आ गए, एनिमल्स में ऑर्गन आ गए, प्लांट्स में फ्लावर आ गए, इसी तरह फंजाई के अंदर उसमें स्पोर्स आ गए। ठीक है, उनके अंदर गैमीट्स बन गए। तो यानी एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गए यूकैरियोट्स। इसलिए जब यूकैरियोट की बात आती है, यूकैरियोट्स में ग्रोथ अलग हो जाती है और उनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी अलग हो जाता है। आप समझ में आ गई बात ये वाली बच्चों सभी को? Yes, sir. अपना बेटा आपको भी क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके बेटा, ओके बेटा आपको भी क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है उत्कृष्ट। सो अब हमने सबसे पहले इस चैप्टर में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर ली कि भाई हमारा रिप्रोडक्शन और ग्रोथ दोनों नॉन डिफाइनिंग है तो क्यों है और होते क्या है, ये सारी चीजें हमने देख ली और ये सेम प्रोसेस है, ये भी हमने देखी। अब आ जाते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज पे, मूव करते हैं। तो देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चे, तो यहाँ आपका सबसे पहले क्या आता है, दैट इज यहाँ आपका आता है पहला मेटाबॉलिज्म। यहाँ सबसे पहले, थैंक यू बेटा, सबसे पहले आपका क्या आता है, दैट इज आपका मेटाबॉलिज्म आता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब समझ लो। अब आप पहले तो इस डेफिनेशन पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम एक बार डेफिनेशन को बाद में देखते हैं, हम पहले समझ लेते हैं कि है क्या मेटाबॉलिज्म। देखो बेटा मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, दैट मीन्स बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हो कौन सा पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, यहाँ पे भी बायो वर्ड आ रहा है। बायो का मतलब समझ में आता है बच्चों आप लोग? बायो का मतलब क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है बच्चे, सपना बेटा? Sir, life. वेरी गुड, लाइफ दैट इज लिविंग। वेरी गुड, Biology मतलब स्टडी। तो हम लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, लाइफ की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज बायोलॉजी हो गया, राइट। तो यही चीज अब आपको यहाँ देख लो, समझ में आ रहा। हमने यहाँ बायोकेमिकल रिएक्शन देखा, दैट मीन्स मेटाबॉलिज्म, यानी लिविंग के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, आपका मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बात समझ में आई एक सीधी सी लाइन में सभी को? Yes, sir. राइट। अभी मैं समझाऊंगा बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है, ये भी हम समझेंगे। फिलहाल तो मतलब देख लें भाई, लिविंग के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है दैट इज आपकी क्या हो गई, मेटाबॉलिज्म हो गई। Sir, बायोमोलिक्यूल्स भी इसी में होती है ना? एग्जैक्टली बेटा, हम यहाँ वही बात करते हैं, बायोमोलिक्यूल जो आपका चैप्टर है वो भी इसी के ही बारे में बताएगा। Yes. राइट। अब देखो एक सिंपल सी बात समझना, एग्जांपल लेके चलते। आपने 10th क्लास के एग्जांपल लेते हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, आप सबसे अच्छे से जानते हैं। आपके माउथ के अंदर जब खाना आता था, फूड खाते थे, तो उस फूड से आपको क्या मिलता था, स्टार्च? हाँ, yes, नहीं, sir. वो बाद में आएगा, पहले स्टार्च ही तो आता था माउथ में। जब आपने चपाती खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, तो पहले स्टार्च आया ना हमारे माउथ Yes, में। sir. अब हमारे माउथ से ये स्टार्च कन्वर्ट हो जाता था आपका माल्टोज में, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ कौन सा एंजाइम आता था बेटा, Celebrity. Yes, amylase. एमाइलेज। जहां पर भी एमाइलेज वर्ड आएगा ना, जहां पर भी एमाइलेज पढ़ोगे,
समझ लो कि आपके स्टार्च को, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंपल वन में कन्वर्ट कर रहा है, माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट था, तो इसलिए सलाइवरी एमाइलेज नाम दे दिया। इसी का एक और नाम होता है टाइलिन। दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ टाइलिन एंजाइम, इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। तो बेटा इस स्टार्च ने क्या किया, माल्टोज में माल्टोज बनाया कि नहीं बनाया हमारे माउथ के अंदर। Yes, sir. तो ये क्या हो गई आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन। दिस इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। बात क्लियर मेरी बच्चों, राइट। अब मैं इसी रिएक्शन को सपोज करूं, मैं एक टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या किया बच्चों, यही स्टार्च लिया, मतलब एक फूड पार्टिकल ले लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेम वही आपका सलाइवरी एमाइलेज डाल दिया, ठीक है। ये सलाइवरी एमाइलेज डाल दिया, तो ये सलाइवरी एमाइलेज टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा कि नहीं कर देगा आगे। लेकिन बेटा यहाँ पे आपने जब ये रिएक्शन कराई थी तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कराई थी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जब ये रिएक्शन हो रही है तो कहाँ हो रही है, एक माउथ के अंदर हो रही है, यानी लिविंग के अंदर हो रही है। तो जब ये लिविंग के अंदर हो रही है तो मैं इसी प्रोसेस को क्या बोल रहा हूँ, स्टार्च से माल्टोज के कन्वर्जन को बायोकेमिकल रिएक्शन बोल रहा हूँ, राइट। और जब ये आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर हुई बेटा, स्टार्च से माल्टोज का कन्वर्जन हुआ, तो ये क्या कही जाएगी, नाउ दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब मैं इसको केमिकल रिएक्शन बोलूंगा, बायोकेमिकल नहीं बोलूंगा। यानी मेटाबॉलिज्म, इस एक्सपेरिमेंट से अगर आप देखोगे तो आपको साफ नजर आएगा कि मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, लिविंग के अंदर होगा। अगर यही रिएक्शंस आपकी किसी लैब के अंदर हो रही हैं तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन कंसिडर की जाएंगी, ना कि बायोकेमिकल या ना कि मेटाबॉलिज्म। अब बात समझ में आई बच्चा सभी को? यस सर। ओके, उत्कर्ष आपको क्लियर हो गया, उत्सव बेटा आपको भी क्लियर हो गया? Yes, sir. श्योर ना? दिस इज, अब आपको ये क्लियर हो गया कि भाई मेरा मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग के अंदर हो रहा है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं हो रहा। सो इसीलिए आपकी मेटाबॉलिज्म को हमने क्या कंसीडर किया है, इट इज योर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसीलिए हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी माना। अब समझ में आ गई बात हमने क्यों माना इसको? इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो चुकी होगी वाली बात, राइट। दूसरी एक और चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज, केमिकल रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं आपको एंजाइम ही लगे, इट इज नॉट मैंडेटरी। आप स्टार्च से माल्टोज और किसी कैटलिस्ट की हेल्प से और किसी तरीके से भी बना सकते हो, यू कैन डू दैट, अगर आप केमिकली केमिस्ट, अगर आप लैब के अंदर बना रहे हो। लेकिन आपके माउथ में जब स्टार्च से माल्टोज बनेगा तो ये मैंडेटरी है भाई कि आपको ये एंजाइम लगेगा ही लगेगा। दिस एंजाइम इज मैंडेटरी, दिस इज सेकंड थिंग। यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर भाई एंजाइम होना जरूरी है। मेटाबॉलिज्म में तो एंजाइम आएंगे ही आएंगे। आपकी बॉडी में कोई भी रिएक्शन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं होती। कोई भी उठा के देख लोगे, सब में आपका कोई ना कोई एंजाइम रोल प्ले करेगा और देन वो अपना प्रोडक्ट बना रहा होगा। लेकिन जब आप यहां बात करेंगे लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री की लैब के अंदर बात करेंगे, तो वहां जरूरी नहीं कि आपको एंजाइम लगे, वहां आप किसी और तरीके से भी अपना प्रोडक्ट बना सकते हो। ये चीज भी ध्यान रखें। क्लियर बात मेरी बच्चों? Yes, sir. सपना बेटा आपको भी क्लियर होगी ना? कोई डाउट तो नहीं यस सर। रहा? चलो नो अब मुझे ये बताइए, चलो ठीक है, हमने मेटाबॉलिज्म समझ लिया, ग्रोथ देख लिया एंड रिप्रोडक्शन देख लिया। अब तक तीनों में कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। ठीक है, आई जस्ट वांट कि आज आप क्लास से जाओ ना तो आपके दिमाग के कुछ तार खुलते हुए जाए, क्योंकि हमारे तार उलझे हुए होते हैं, बस हमें उनको थोड़ा तरीके से खोलना है तो हमें सारी चीजें इजी होती जाती है, हमें सब समझ में आने लगता है। अब आ जाते हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा पहले कंसिक्वेंसनेस के बारे में, सेंसिटिविटी। कंसिक्वेंसनेस देखते हैं। सर मेटाबॉलिज्म के जो दो टाइप्स होते हैं, हाँ, एनाबॉलिज्म दैट इज कैटाबॉलिज्म, ऑल्सो। वो क्या होता है? एक सेकंड बेटा, बिल्कुल बताता हूं। देखो बेटा,
हमने मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को यहाँ पे डिफाइन किया। यहाँ देखो, मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया दैट इज सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग बॉडी। अब आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन तो होंगी नहीं, ये क्या बन जाती है, दैट इज आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। लेकिन आपके यहाँ बॉडी में, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दे रखी है, तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई। जितनी भी केमिकल रिएक्शन यानी बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, वो सारी की सारी क्या है आपकी, दैट इज मेटाबॉलिज्म। उन सभी का टोटल जो है दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब आपका मेटाबॉलिज्म दो तरह का, आपका मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। अरे एक सेकंड। देखो बेटा, आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है दो टाइप का था। एक होता है कैटाबॉलिज्म, ठीक है बेटा, और एक होता है आपका एनाबॉलिज्म। वन इज योर कैटाबॉलिज्म, वन इज योर एनाबॉलिज्म। ये दो टाइप की होती है, समझ लो इसको। चलो देखो बेटा, आपके कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेटा, सीधा सा बात समझो, कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है दैट इज ब्रेक डाउन। टूटना किसी चीज का, ब्रेक डाउन होना, दैट इज तो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपकी कैटाबॉलिज्म है। और जब कोई चीज बन रही है, बिल्डिंग अप हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, तो दैट इज एनाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी आई नो अभी थोड़ा डाउट क्लियर नहीं होगा, हम इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अब कैटाबॉलिज्म पे आ जाते हैं। पहले किसी चीज का टूटना, दैट इज आपकी कैटाबॉलिज्म है, ठीक है, आपकी कैटाबॉलिज्म होती है। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ, यस बेटा दैट इज, ये कैटाबॉलिज्म है, एग्जैक्टली मैं इसी पे आ रहा था। गुड उत्कृष्ट। देखो बेटा, कैटाबॉलिज्म की जब बात करते हैं तो कैटाबॉलिज्म में आपका एग्जांपल लेके हम बहुत आराम से समझेंगे, दैट इज आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है ये आपकी क्या है, कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में आप क्या करते हैं बेटा, आप ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, यू टेक अ ऑक्सीजन, यस सर। ठीक है। इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बना था, इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो होता है ना बेटा, आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, C6H12O6, 6 कार्बन है इसके अंदर, देख रहे हो ना, C6, इसके अंदर कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन। अब आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा क्या होगा, इस ग्लूकोज से पहले बनेगा पायरुविक एसिड। इस ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड बनता है 3 कार्बन। तो आप देख रहे हो आपका 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था, अब वो 3 कार्बन, ओके बेटा उत्कर्ष, आपका 6 कार्बन का जो ग्लूकोज था बेटा, अब वो 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स कम हो गए कि नहीं हो गए, ब्रेक डाउन हो गए कि नहीं हो गए, यस सर। है ना। एंड यही आपका फिर पायरुविक एसिड ये कन्वर्ट होता था एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ये होता था आपका 2 कार्बन। एंड देन इसके बाद इस एसिटाइल कोएंजाइम ए से क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या बनती थी बेटा, यहां रिलीज होती थी, दैट इज CO2। और CO2 जो होती है आपकी 1 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो आप खुद देखो, खाने में आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, जिसका ब्रेकडाउन होता गया होता गया होता गया होता गया, और अल्टीमेटली 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे आपके 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एक ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने पर। जब आपका C6H12O6 ये ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, तो कितने कार्बन थे बेटा ग्लूकोज के अंदर, 6 कार्बन थे कि नहीं। तो यस सर। बैलेंस करने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, दैट इज 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे जब एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। तो ये क्या हो गया आपका, कैटाबॉलिज्म हो गया। अब समझ में आया सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष बेटा, फिर से समझाऊं सपना।
उत्सव बेटा, इज इट क्लियर टू यू? सपना बेटा, आई एम नॉट ऑडिबल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। उत्सव बेटा, ये बात समझ में आई? फिर से समझाऊं अदरवाइज? सर एक बार और समझाइए। कोई इशू नहीं है बेटा, फिर से समझते हैं बहुत आराम से। ओके बेटा उत्कृष्ट। देखो बेटा उत्सव, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आप जब खाना खाते हो, डाइजेशन में आपने पढ़ा था, आप जब खाना खाते हो प्लांट से आप स्टार्च लेते हो, फिर वो स्टार्च से माल्टोज बनता है, एंड देन आपका फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था। ये चीज तो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। चलो, नहीं भी पढ़ी उत्सव एंड सपना बच्चों, आपको ये तो पता ही है कि आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो ग्लूकोज से मिलती है, राइट? उत्सव, उत्सव एंड सपना, यस सर। यस सर। है ना, हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। तो बेटा ये जो ग्लूकोज था, ये इसमें कितने कार्बन थे? 6 कार्बन थे। 6 कार्बन आपको लग रहा हो कहां से आ गए? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 6 कार्बन है कि नहीं? C6। यस सर। यस सर। अब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल का जब ब्रेक डाउन हो रहा है, ये चीज ना मैं आपको जब प्लांट पढ़ेंगे, आप जब आगे चल के प्लांट फिजियोलॉजी, ये ग्लाइकोलिसिस बता रहा हूँ, क्रैब्स साइकिल बता रहा हूँ, ये बहुत डिटेल की चीज बता रहा हूँ अभी सिर्फ एक एक लाइन में आप, लेकिन आपको क्योंकि मुझे कैटाबोलिज्म समझानी है, सो मैं ये चीज यहाँ पे आपको थोड़ा इजी वे में समझा रहा हूँ। आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था ग्लूकोज, इसका जब ब्रेक डाउन हुआ तो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बना? 3 कार्बन का बना कि नहीं बना? यानी कि यहाँ 3 कार्बन आपके लॉस हो गए, निकल गए कि नहीं निकल गए? उत्सव, सपना, बात समझ में आई मेरे बच्चों? यस यस सर। सर। अब ये 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था आपका बच्चे, इससे कितने कार्बन का मॉलिक्यूल बना है? 1 कार्बन का मॉलिक्यूल बना, यानी 1 कार्बन यहाँ पर भी निकल गया। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल अब? यस सर, टूट रहा है। है ना? हमने कैटाबोलिज्म में क्या देखा था? दैट इज किसी चीज का टूटना, ब्रेक डाउन। तो वो आपका यहाँ क्या हो रहा है, साफ नजर आ रहा है। अब 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। अब ये 2 कार्बन से आपको 1 कार्बन का मॉलिक्यूल निकला, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो बेटा आपका 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फाइनली आपका 1 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सोचो, 6 से कितने बने? 3, 3 से 2 बने, 2 से 1 बने, तो यानी कि चीज छोटी होती जा रही है, टूटती जा रही है। सो दैट इज, ये क्या हो गई आपकी कैटाबॉलिज्म। अब समझ में आया उत्सव एंड सपना बेटा? यस सर। उत्सव बेटा आपको क्लियर हुआ? यस सर। है ना? अब ऐसे समझ लो भाई, मेरे पास ग्लूकोज नाम का एक बड़ा सा पत्थर है। अब जब मैं उसमें हथौड़ा मारूंगा ग्लूकोज के बड़े से पत्थर में, तो बेटा वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा कि नहीं टूटेगा? यस सर, टूटेगा। कोई चीज यहाँ हो रही है, हम हथौड़ा मार रहे हैं। अब बेटा मुझे एक चीज बताओ सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष, बेटा जब मैं इस पे हथौड़ा मारूंगा इस ग्लूकोज नाम के पत्थर पे, तो मेरी एनर्जी लगेगी या इसमें मेरी एनर्जी यूज होगी कि मेरी एनर्जी रिलीज होगी? मुझे एनर्जी मिलेगी यूज कि मेरी होगी। एनर्जी यूज होगी? मुझे ये यूज बताओ। यूज होगी। होगी। यूज होगी ना? तो इसीलिए आपकी कैटाबॉलिज्म कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पे एंडो, दैट इज यहाँ एंडोथर्मिक, यहाँ एनर्जी यूज हो रही है। एंडो का मतलब अंदर यूटिलाइज होगी, यूज ऑफ एनर्जी, यहाँ एनर्जी यूटिलाइज हो रही है क्योंकि आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो एनर्जी यूज भी होगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना आपको, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, तो वहां पर मैं समझाऊंगा कि वहां पर आपको एनर्जी भी मिलती है, लेकिन शुरू में यहाँ एनर्जी लग रही है, बाद में जाके एनर्जी मिलती है, लास्ट में जाके। लेकिन शुरुआत में आपकी एनर्जी लग रही होती है। एक तरह से बिजनेस है कि भाई पहले 10 रुपए दोगे तब आपको बाद में फायदा मिलेगा, तो पहले आपकी एनर्जी जाएगी यहाँ पर। तो दैट इज, अब एनाबॉलिज्म का मतलब जहां पर आपका क्या हो रहा है, दैट इज कोई मटेरियल बन रहा है, राइट बेटा? जहां पर आपका कोई मटेरियल बन रहा है, तो दैट इज, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस। एनाबॉलिज्म का एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि आप प्लांट में देखते हो तो खाना बनता है कि नहीं बनता? यस सर। तो वो क्या है? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फूड। ये क्या हो जाएगी? फोटोसिंथेसिस। जैसे यहाँ देखो, आपका कार्बन डाइऑक्साइड थे कितने? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, 6 वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपके दोनों आपस में मिलके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल के अंदर क्या बना रहे थे? दैट इज ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6। इसके अलावा 6O2 वाटर भी रिलीज हो जाता है, एंड यहाँ से आपका दैट इज जो ATP है वो भी आपको यहाँ पे यूज होती है, यानी एनर्जी जो होती है वो आपको यहाँ पर रिलीज होती दिखती है, ATP ये यहाँ पे रिलीज हो रही है। सो बेटा अब आपको यहाँ देखो, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड थे
और वाटर थे, इनने आपस में मिलके, इन्होंने नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ने बेटा क्या बना दिया आपका, दैट इज ग्लूकोज बना दिया, और वाटर आपका क्या बनाता है बेटा इस प्रोसेस के अंदर, ऑक्सीजन बनाता है। तो दैट इज हाउ, अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और साथ में यहाँ एटीपी रिलीज हो रही है। अब क्लियर हुआ बेटा सपना, उत्सव एंड उत्कर्ष बेटा? यस सर। श्योर ना सपना, श्योर? अब आपको क्लियर हो गया ना कि भाई हमारा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है? यस सर। चलो उत्सव बेटा अब आप बताओ प्लीज, मैं फिर से समझा दूंगा, नहीं समझ में आई होगी बात। नहीं सर समझ गया। दैट इज, हाँ बेटा वेरी गुड। आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एनाबॉलिज्म। ग्लूकोनियोजेनेसिस आपका अपोजिट है ग्लाइकोलिसिस का। अभी मैंने आपको जो सपना बेटा ऊपर एक लाइन बताई थी ना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुविक एसिड बन रहा था 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, वो थी ग्लाइकोलिसिस। एंड जब आपका पायरुविक एसिड से फिर से ग्लूकोज बन जाए, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये अपोजिट हो जाती है। तो ये चीज मैं आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट के अंदर पढ़ेंगे, ये चीज वहां आती है, लेकिन फिलहाल आपको एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, इज इट क्लियर? एनाबॉलिज्म में आप देख रहे हो यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहाँ पे मिल रही है हमें, तो ये क्या होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एंडो का मतलब अंदर आना। तो एनर्जी लग रही है तो वो एंडोथर्मिक, एनर्जी बाहर निकल रही है तो दैट इज एक्सोथर्मिक। क्लियर बात अब बच्चों? श्योर सपना, उत्सव एंड उत्कृष्ट बेटा, आज जो मैंने पढ़ाया ये सब क्लियर हो गया अब आपको? यस सर। चलो बेटा गुड, थैंक यू फॉर टुडेज, आज की नहीं बेटा, ओके।